चलिए, स्वागत है बच्चे आप सबों का। आज के 32 नंबर सेट में हम आपका स्वागत करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह डैश अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है। मैं ये कई बार आपको बता चुका हूं बच्चे। यहां देखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4 लेते हैं और बेरियम क्लोराइड लेते हैं, बेरियम क्लोराइड लेते हैं, BaCl2 लेते हैं। अब क्या हुआ कि ये दो भाग में टूट गया। किसमें? तो Na2+ और ये SO4 Na2+ और SO4 2- में टूट गया। अब देखिए ये क्या होगा, ये भी दो भाग में टूट जाएगा, Ba ठीक है 2+ और 2Cl- में। और यहां देखिए दो बार आपको क्या होगा, आयनों का विस्थापन होगा। ये इसके साथ मिल जाएगा तो सोडियम क्लोराइड बना लेगा। और यहां देखिए बेरियम सल्फेट इसके साथ मिल गया तो क्या बना लिया, तो बच्चे बेरियम सल्फेट का निर्माण कर लेगा। तो यहां ध्यान में रखना है कि ये बन गया, आपको दो बार आयनों का यहां पर विस्थापन हुआ। अगर दो बार आयनों का विस्थापन होता है तो ऐसी अभिक्रिया को दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम याद रखना है, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एकदम ध्यान में रखना है, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना बच्चे। और इस अभिक्रिया में क्या होता है, विक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में क्या होता है, तो आयनों का विस्थापन होता है। किसका विस्थापन होगा, तो आयनों का विस्थापन होता है। ध्यान में रखना बच्चे, आयनों का विस्थापन होता है। तो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में किसका विस्थापन होगा, तो आयनों का विस्थापन होगा। और आपको पता होनी चाहिए कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ, ये देखिए Ca है और ये क्या है CaO है और ये CO2 से अभिक्रिया कर लिया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया तो एकल संयोजन अभिक्रिया होगा। तो ध्यान में रखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर खुद ब खुद अभिक्रिया में जुड़ जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिटकरी किसका उदाहरण है बच्चे, आपको पता होगा लबन, लबन की बात हम लोग करते हैं। और लबन में बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए लबन जो है वो कैसे बनता है। तो एसिड और बेसिस आपस में अभिक्रिया कर लिया तो सॉल्ट बना लेगा, सॉल्ट और वाटर का निर्माण करेगा, सॉल्ट और वाटर का निर्माण करता है। और ध्यान में रखिएगा कि ये लवण बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होगा, तो बच्चे सबसे पहला होगा उदासीन लवण। याद रखिएगा उदासीन लवण कैसे बनेगा, तो बेटा उदासीन लवण जब भी चर्चा करेंगे तो ये लवण बनता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से इसका निर्माण होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, प्रबल क्षारक से बनेगा। अब क्या कहेंगे, तो बच्चे दूसरा होता है अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। और इसका निर्माण कैसे होगा, तो अम्लीय लवण का निर्माण होता है ठीक है प्रबल अम्ल और निर्बल क्षारक से, प्रबल अम्ल और क्या हो गया, तो आपको बच्चे निर्बल क्षारक से ये बनेगा ठीक है, निर्बल क्षारक से बनेगा। एकदम ध्यान में रखिएगा। और एक और लेते हैं क्षारीय लवण। क्षारीय लवण कैसे बनेगा, तो जब भी क्षारीय लवण की बात करेंगे तो क्षारीय लवण बनता है, ध्यान में रखिएगा क्षारीय लवण कैसे बनेगा, तो क्षारीय लवण बनता है आपको ठीक है प्रबल क्षारक और निर्बल अम्ल से, प्रबल क्षारक और निर्बल अम्ल से बनता है। ध्यान में रखिएगा निर्बल अम्ल से यह निर्मित होगा। तो याद रखना है बच्चे, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि यहां फिटकरी पूछ रहा है। यहां देखिए टेबल सॉल्ट NaCl है, टेबल सॉल्ट NaCl है। एकल लवण, कोई भी लवण एकल लवण हो सकता है, लेकिन ये क्या है द्विक लवण है। यहां देख लीजिए जरा, K2SO4 into Al2SO4 whole 3 Al2SO4 whole 3 into 24S2 होता है, SO4 whole 3 into 24S2 है। और इसको क्या बोलेंगे, तो बच्चे इसे बोलेंगे, याद रखना है डबल सॉल्ट बोलेंगे, डबल सॉल्ट बोलेंगे, यानी द्विक लवण कहा जाता है। कौन सा लवण कहते हैं, तो बच्चे द्विक लवण कहा जाता है। तो ये द्विक लवण आपका हो गया कौन, तो फिटकरी, फिटकरी का है तो द्विक लवण है। एकदम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, कौन करेगा, तो बच्चे कोशिका विभाजन में वृद्धि करने का काम करता है साइटोकाइनिन। कौन करेगा, साइटोकाइनिन करेगा। जबकि जिब्रेलिन्स, याद रखना है जिब्रेलिन्स जो है ठीक है बौने पौधे को, बौना पौधा को क्या करेगा, बौना पौधा को यह ठीक है यह आपको ठीक है बौना पौधा को लंबा कर देता है। यह पेरेंथोकार्पी में काम आता है बच्चे, लंबा करता है। ध्यान में रखिएगा, बौना पौधा को लंबा करने का काम कौन करेगा, तो बौना पौधा को लंबा करने का कार्य करता है जिब्रेलिन्स। एकदम ध्यान में रखिए, बौना पौधा को लंबा करने का काम कौन करेगा, तो जिब्रेलिन्स करता है। यानी जिब्रेलिन्स वह पदार्थ है जो क्या करता है, तो आपको ठीक है पेरेंथोकार्पी में भी यूज किया जाता है। जबकि साइटोकाइनिन, ध्यान में रखिएगा बच्चे, सेल डिवीजन में यह काम कार्य करेगा, कोशिका विभाजन में समृद्धि करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, कोशिका विभाजन
को समृद्ध करता है, कोशिका विभाजन को क्या करता है, समृद्ध करता है। ये प्लांट हार्मोन है बच्चे, समृद्ध करता है, यानी कोशिका विभाजन में मदद करेगा, सहायता करेगा। कौन करेगा, तो साइटोकाइनिन करेगा। जैसे ऑक्सीन, ऑक्सीन बच्चे पहली बात ये खरपतवार नाशी है, एकदम ध्यान में रखिएगा, खरपतवार नाशी। बार बार आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछना ही है, तय है बच्चे कि पूछेगा, खरपतवार नाशी होगा। दूसरी बात क्या कि यह जो है जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक, ट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट भी करेगा, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट भी करता है। तो ध्यान में रखना है, जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट करेगा। एब्सिसिक एसिड बच्चे, एब्सिसिक एसिड क्या होता है, तो यह ठीक है आपको वृद्धि नियंत्रक हार्मोन होता है, वृद्धि नियंत्रण करता है, वृद्धि नियंत्रक हार्मोन होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, वृद्धि नियंत्रक हार्मोन होगा। ये संदमन करता है किसका, तो आपकी वृद्धि का संदमन करेगा। जिब्रेलिन्स या बौना पौधा को लंबा करता है। और फिर मैंने एक और बताया आपको कि देखिए पेरेंथोकार्पी, बिना बीज के फल का उत्पादन, बिना बीज के फल का उत्पादन, बीज के फल का उत्पादन कौन करता है, तो बच्चे बिना बीज के फल का उत्पादन करता है आपको, ठीक है, जिब्रेलिन्स करेगा। साइटोकाइनिन मैंने कोशिका विभाजन को समृद्ध करता है। ऑक्सीन खरपतवार नाशी होगा। और सूर्य के प्रकाश की तरफ देखिएगा, फूलों का मूव कर जाना, ये किसकी वजह से, तो ऑक्सीन की वजह से। और ठीक है, याद रखिएगा कि ये ऑक्सीन जो होता है आपको इंडोल एसिटिक एसिड भी होता है। बार बार क्वेश्चन पूछेगा IAA क्या है, तो इंडोल एसिटिक एसिड कहा जाता है, इसको इंडोल एसिटिक एसिड कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इंडोल एसिटिक एसिड इसको कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित होती है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण के प्रतिबिंब सतह पर स्थित होती है। बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, चाहे ये अवतल दर्पण हो, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे क्या होगा, तो बेटा उत्तल दर्पण होगा। ध्यान में रखिएगा, उत्तल दर्पण होगा। ये देखिए, ये अवतल दर्पण हो गया, और वो तो वो अवतल दर्पण हो गया, और ये क्या हुआ, उत्तल दर्पण हुआ। जरा देखिए बेटा क्या क्या होगा, अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, क्या क्या मैं कह रहा हूं, जरा उस पर बात कर लेते हैं। यहां देखिए, ये हो गया क्या, तो इसको पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये आपको क्या हो गया, फोकस हो गया। ये आपकी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। जरा इस पर चर्चा करते हैं बेटा। तो ये क्या हो गया, आपका पोल हो गया। यहां देखिए पोल हो गया। और इधर ले लेते हैं, इधर जो है ये फोकस होगा, और इस साइड जो होगा आपको इधर ना फोकस होकर के इस साइड फोकस लीजिए, इधर फोकस हो गया, और इधर क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि पोल जो होता है वह सतह पर स्थित होगा, और इसे ये परावर्तक सतह का जो लंबाई होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो बच्चे उसको याद रखिए, परावर्तक सतह की लंबाई जो होती है उसको हम एपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये फोकस दूरी, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऑलवेज ठीक है क्या होगा, तो नेगेटिव होगा। ध्यान में रखना है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। और ठीक है आपको उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ये क्या होगा, ऑलवेज आपको पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसके द्वारा केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा बच्चे, ठीक है। इसके द्वारा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब किसके द्वारा बनेगा, तो आपको ध्यान में रखना है ये बनेगा, ये बनेगा आपका अवतल दर्पण के द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। आसान क्वेश्चन है बच्चे। 5.99, मैं बार बार बताता रहता हूं, 5.99 इंटू 10⁻30 kg, ये आपको किसका द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है बच्चे, अर्थ का द्रव्यमान है। अगर यहीं पर सूर्य का द्रव्यमान की बात करें तो 10⁻24 kg, 10⁻24 kg होता है। याद रखिए बच्चे, क्या कहा मैंने कहा कि 5.99 इंटू 10⁻24 kg होता है, और यहाँ देखिए 1.99 इंटू 10⁻30 kg होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा, 5.99 इंटू 10⁻24 kg। सूर्य का द्रव्यमान कितना होगा, 1.99 इंटू 10⁻30 kg होता है। तो यहाँ देखिए 5.99 ठीक है इंटू 10⁻24 kg देख लीजिए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, बी नंबर ऑप्शन होगा। पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी जो है ये ग्रह है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है। ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी एक ग्रह है, और इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहते हैं। ध्यान में रखिए बच्चे, नीला ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। और पृथ्वी का द्रव्यमान याद रखिएगा, पृथ्वी जो है क्या नंबर का ग्रह है बच्चे, तो आपको पता होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी
और मंगल और बृहस्पति, ठीक है, शनि और अरुण और वरुण, कुल 8 ग्रह होते हैं। और पृथ्वी देखिए, पृथ्वी, ठीक है, आपको शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है, एकदम ध्यान में रखिएगा। किसके बीच स्थित है? तो शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी स्थित होता है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि शुक्र जो है वह क्या है? पृथ्वी की बहन कहलाता है, भोर का तारा, शाम का तारा कहलाता है। तो पृथ्वी किसके बीच स्थित? तो शुक्र और मंगल के बीच स्थित होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से गतिमान हो तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल कितना होगा? बल निकालना है, फोर्स निकालना है। तो जब भी बल की बात करेंगे, फोर्स F बराबर होता है क्या? तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास देख लीजिए बेटा, 25 केजी गुना A 8 हो गया, तो ये 200 न्यूटन होगा। और मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए क्या करना है आपको। तो संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगा? तो संवेग में परिवर्तन की दर आपको बल कहलाता है। बराबर क्या होगा? तो बल होता है, एकदम याद रखिएगा। और F बराबर क्या होगा? तो dp/dt होता है। F बराबर क्या होता है? तो dp/dt बराबर क्या होगा? d/dt। और m इंटू वी को बाहर ले लीजिए बच्चे, तो क्या हो जाएगा? तो m को इधर कर लीजिए, m इंटू dv/dt होगा। तो F बराबर क्या होता है? तो m इंटू a होता है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 200 न्यूटन। कितना बल लगा? 200 न्यूटन। बच्चे दो बातें और ध्यान में आपको रखनी चाहिए यहां पर। बल, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं। देखिए बल की परिभाषा कहां से मिला? तो एकदम ध्यान में रखिएगा, बल की परिभाषा मिल गया न्यूटन के पहले गति नियम से, न्यूटन फर्स्ट लॉ से मिला। बल का व्यंजक कहां से मिला? तो न्यूटन सेकेंड लॉ से मिला, न्यूटन सेकेंड लॉ से मिला, न्यूटन सेकेंड लॉ से मिला, एकदम ध्यान में रखिएगा। और बल का गुण कहां से मिला? तो बल का गुण मिला न्यूटन के आपको तृतीय नियम से, थर्ड लॉ से प्राप्त हुआ। तो ये बातें याद रखिएगा। बल की परिभाषा न्यूटन के पहले गति नियम से, बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, बल का गुण न्यूटन के तृतीय गति नियम से मिलता है। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए, बार बार यहां पर प्रश्न पूछेगा। याद रखिए, सफेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है। पहले तो फास्फोरस देख लेते बेटा, क्या है फास्फोरस? फास्फोरस जो है, एकदम याद रखिएगा, फास्फोरस ध्यान में रखना है आपको, बार बार क्वेश्चन पूछेगा। ये दो प्रकार के, पहला लाल फास्फोरस और दूसरा हो गया सफेद फास्फोरस। पहला लाल फास्फोरस और दूसरा क्या हो गया? सफेद फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस जो होता है ये, ठीक है, आपको ये, ठीक है, दिया सलाई में, याद रखना बच्चे, दिया सलाई में इसका यूज करते हैं, दिया सलाई में, ठीक है, प्रयोग करते हैं। ये कम क्रियाशील होता है, दिया सलाई में प्रयोग करते हैं। और ये जो होता है सफेद फास्फोरस, ये अत्यधिक क्रियाशील होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है, अत्यधिक क्रियाशील होगा बेटा, अत्यधिक क्रियाशील होता है। और ये आपकी हड्डियों के निर्माण में भी सहयोगी होता है, हड्डियों का निर्माण करेगा, हड्डियों का निर्माण करता है। ध्यान में रखिएगा, हड्डियों का निर्माण करता है। कौन करेगा हड्डियों का निर्माण? तो बच्चे, हड्डियों का निर्माण करने का काम कौन करता है? तो सफेद फास्फोरस करता है। और यहां देखिए, फास्फोरस जब भी चर्चा कीजिएगा तो फास्फोरस आपको क्या है? तो फास्फोरस आपका याद रखना है, फास्फोरस आपकी परमाणु संख्या इसकी 15 हो गई। और यह, ठीक है, 16वें वर्ग का तत्व है बच्चे की, 15वें वर्ग का, 15वें वर्ग का तत्व है, 15वें वर्ग का तत्व। एकदम ध्यान में रखिएगा कि फास्फोरस किस वर्ग का तत्व? तो 15वें वर्ग का तत्व होता है। फास्फोरस आपको 15वें वर्ग का तत्व होता है, ध्यान में रखिए इसको। फास्फोरस 15वें वर्ग का तत्व है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है? तो बच्चे, इसको हम निक्टोजेंस कहते हैं। याद रखिए, 15वें वर्ग के तत्व को क्या कहा जाता है? तो निक्टोजेंस कहते हैं। और फास्फोरस को कहाँ रखेंगे? तो फास्फोरस को रखा जाता है किस में? तो बच्चे, ठंडे जल में, एकदम ध्यान में रखिएगा, ठंडे जल में। और याद रखना बच्चे, दो तीन बातें आपको मैं बताना चाह रहा था। क्या? सबसे पहले देखिए, ठीक है, यहां ध्यान में आपको ये रखना है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसको रखते हैं कहां पर? तो बच्चे, किरोसिन में, किरोसिन में रखते हैं। और मैंने बताया है कि आप इसमें थोड़ी सी गलती है। क्या गलती है? तो सोडियम और पोटेशियम को तो किरोसिन में रखेंगे, लेकिन लिथियम को रखते हैं मोम में। किस में रखते हैं? मोम में। एकदम मैंने क्लियर कर दिया, लिथियम को मोम में, सोडियम पोटेशियम को किरोसिन में, और फास्फोरस को ठंडे जल में रखा जाता है। मरकरी को कहाँ रखते हैं बच्चे? मरकरी को लोहे के पात्र में रखते हैं। याद रखिएगा, लोहे के पात्र में मरकरी को रखेंगे। तो याद रखना है आपको, अच्छी बातें हैं, बार बार क्वेश्चन पूछेगा तो देख लीजिए, ठीक है। सफेद फास्फोरस को कहाँ रखेंगे? तो पानी में। बहुत सारी बातें मैंने यहाँ आपको बताई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चे, मैंने क्लियर किया है आपको, बार बार मैंने आपको बताया है कि देखिए लेंथेनाइड्स जब भी चर्चा हो, लेंथेनाइड्स जब भी चर्चा हो तो ये 14 तत्व होंगे। कितने तत्व होंगे? 14 तत्व होगा। ठीक है, छठे आवर्त का होगा, छठे आवर्त का होगा, एकदम याद रखिएगा, छठे आवर्त का होगा। परमाणु संख्या 57 से 71 होगा, परमाणु संख्या 57 से 71 होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। परमाणु संख्या कितना होगा? तो 57 से 71 होगा। और यह तो मैंने क्लियर कर दिया, छठे आवर्त का तत्व है। और पहला तत्व कौन होगा? पहला तत्व होगा बेटा, एकदम याद रखना है, सीरियम होगा। क्या होगा? सीरियम होगा। और लेंथेनाइड्स, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चे। लेंथेनाइड्स जब भी चर्चा करेंगे हम लेंथेनाइड्स की तो क्या करेंगे? तो ये याद रखिएगा, ये दुर्लभ मृदा तत्व है, दुर्लभ मृदा तत्व है, एकदम ध्यान में रखिए, मृदा तत्व होता है दुर्लभ। अब देखिए एक्टिनाइड्स ले लीजिए यहीं पर, एक्टिनाइड्स जो होता है, एक्टिनाइड्स जो होता है तो ये क्या होगा? ये भी 14 तत्व होगा, 14 तत्व होगा। कहां से कहां शुरू होगा? तो बच्चे ये 7वें आवर्त का होगा, छठे आवर्त 7वें आवर्त का होगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि 7वें आवर्त का कहां से कहां? तो 89 से 103 होगा, 89 से 103 होगा, एकदम याद रखिएगा, 89 से कहां होगा? 103 होगा। और यहां पर एक चीज और ध्यान में रखिएगा, 89 से 103 तत्वों को हम क्या बोलते हैं? तो आज बच्चे एक्टिनाइड्स कहते हैं। और यह क्या होता है? तो यह होता है रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व। और पहला तत्व कौन होगा? तो थोरियम होगा, रेडियो सक्रिय होता है। और पहला तत्व कौन होता है? तो ये देखिए, ये होगा थोरियम। क्या होगा? थोरियम होता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। तो क्या होगा? छठे और 7वें आवर्त, छठे और 7वें आवर्त के 14 तत्वों को हम लोग आवर्त सारणी के नीचे रखते हैं। इसे क्रमशः लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। डैश एक क्षार धातु है। बच्चे मैंने कहा है बार बार आपको कि फर्स्ट ए वर्ग, फर्स्ट ए वर्ग यानी ठीक है, फर्स्ट ए वर्ग का तत्व क्या होगा? तो फर्स्ट वर्ग का तत्व होता है क्षार धातु, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्षार धातु होगा। और इसमें कौन कौन होगा? तो बच्चे इसमें लिथियम होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, ट्यूब्रिडियम होगा, सीजियम होगा और फ्रांसीसियम होगा। तो इतने तत्व जो है वो क्षार धातु होते हैं। किस वर्ग के? तो प्रथम वर्ग के। अति क्रियाशील धातु होते हैं, अति क्रियाशील धातु, यानी आपको पता होनी चाहिए कि ये काफी अधिक एक्टिव होगा, अति क्रियाशील होगा। अब बात कर लेते हैं इस पर बेटा। सोडियम, सोडियम क्षार धातु है, ठीक है, एकदम क्षार धातु है। मैग्नीज, बच्चे मैग्नीज की बात कर रहा है, मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज की बात कर रहा है। तो ये क्या है? तो आपको एकदम ध्यान में रखना चाहिए कि ये है आपको 8वें तो 7वें वर्ग का तत्व, 7वें वर्ग का तत्व है। परमाणु संख्या 25 है, 7वें वर्ग का तत्व है, एकदम ध्यान में रखिएगा, 7वें वर्ग का तत्व है। एल्युमिनियम ये 13वें वर्ग का तत्व है, 13वें वर्ग का तत्व होता है, तब 13वें वर्ग का तत्व है बच्चे। और मैग्नीशियम इसकी परमाणु संख्या 12 होती है। और ये मैग्नीशियम जो है क्या होगा? तो एकदम ध्यान में रखिएगा, मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु होगा, क्षारीय मृदा धातु होता है, मृदा धातु होता है, क्षारीय मृदा धातु होगा, एकदम ध्यान में रखना है, क्षारीय मृदा धातु होता है। और ये जो है आपको सेकेंड ए वर्ग का तत्व है, यानी द्वितीय वर्ग का तत्व होगा, सेकेंड ए वर्ग का तत्व होता है, सेकेंड ए वर्ग का तत्व होगा, एकदम याद रखना है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा? आसान क्वेश्चन है बेटा। कैसे आसान है? तो लिथियम हम इसकी वैलेंसी लिखेंगे, वैलेंसी। देखिए लिथियम का वैलेंसी कितना होगा? तो लिथियम की वैलेंसी होगी, याद रखिए लिथियम की वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। और यहां देखिए बेटा क्या कह रहे हैं, और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? तो बेटा 3 हो गया, 3 हो गया। तो वैलेंसी दोनों का पता है आपको, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, याद रखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो Li3n, Li3n लिथियम नाइट्राइड, देखिए कहां पर है? तो लिथियम नाइट्राइड हो गया। और बच्चे लिथियम जो है ठीक है, लिथियम मैंने अभी तुरंत बताया, परमाणु संख्या 3, ठीक है, फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है, फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है, वर्ग का तत्व है। और याद रखिएगा कि ये फर्स्ट ए वर्ग का तत्व और है क्या ये? तो ये है बच्चे लिथियम जो है क्षार धातु है। कौन सा धातु? क्षार धातु है। और लिथियम किस आवर्त का तत्व? तो द्वितीय आवर्त का तत्व है, द्वितीय आवर्त का तत्व होता है और आवर्त का तत्व होता है। अभी तुरंत बेटा मैंने आपको बताया कि देखिए लिथियम को हम कहाँ रखेंगे? तो वैक्स में रखते हैं। किस में रखते हैं? वैक्स में, मोम में संग्रहित करके रखा जाता है। तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होती है? अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। विद्युत धारा द्वारा क्या क्या उत्पन्न होगा? पहले प्रभाव देखिए, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न प्रभाव। बच्चे एकदम याद रखना है, कारण उत्पन्न प्रभाव। उत्पन्न प्रभाव, सबसे पहला प्रभाव आप सब यूज करते हैं क्या? तो बच्चे प्रेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस, तो उष्मीय प्रभाव। और ये किसने सबसे पहले बताया था कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उष्मा उत्पन्न होती है? ये बताया था जूल महोदय ने। एकदम ध्यान में रखिएगा, जूल्स लॉ, जूल ने बताया था। और इनका नियम क्या है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, एकदम ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं दूसरा प्रभाव। बच्चे विद्युत धारा यानी डीसी करंट के द्वारा रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। याद रखिए, एसी के द्वारा नहीं उत्पन्न होता है, केवल और केवल डीसी प्रभाव के, डीसी धारा के द्वारा उत्पन्न होता है। और ये बताया था फैराडे ने। किसने बताया था? फैराडे ने बताया था कि देखिए विद्युत धारा जब किसी, ठीक है, किसी आपको विद्युत अपघट से प्रवाहित किया जाएगा तो वह उसको दो भागों में तोड़ देगा। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। और तीसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, और ये बताया था किसने? तीसरा प्रभाव आपको चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। इन्होंने कहा कि ये ओस्टेड ने कहा था विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न होता है, ये कहा था ओस्टेड ने। बेटा किसने कहा? ओस्टेड ने कहा। एकदम याद रखिएगा, ओस्टेड ने सबसे पहले कहा था कि देखिए विद्युत धारा के प्रवाह होने पर क्या उत्पन्न होगा? तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। यदि किसी चालक तार से आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों तरफ स्वतः ही आपको क्या होता है? तो स्वतः ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसी घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। ये किसने बताया? तो बेटा ओस्टेड ने बताया था। ध्यान में रखिएगा, किसने बताया? ओस्टेड ने बताया था। अब बताइए, संकुंचन प्रभाव मैंने बताया? नहीं बच्चे, ठीक है, तो ये प्रभाव नहीं होगा। बाकी ताप प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के बारे में सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया था? जूल ने दिया था, ठीक है। रासायनिक प्रभाव के बारे में किसने बताया था? फैराडे ने। मैंने ये भी क्लियर किया बेटा कि एसी धारा, ठीक है, आपको ये प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। कौन करेगा? डीसी, डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि क्या एसी करंट रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं? तो नहीं करते। कौन करेगा? तो बच्चे डीसी करंट उत्पन्न करेगा। और चुंबकीय प्रभाव, ये आपको मैंने बताया कि देखिए किसी चालक तार से अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो स्वतः ही इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो एकदम याद रखना है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आए तो आपको याद रखिए, क्या याद रखिए बेटा? तो दो बातें, मेरी बात समझिएगा। ढीला पैक किया जाता है और ये ढीला पैक किया जाएगा मृदुत्तक में। किसमें? क्योंकि ये स्पंजी होता है। मृदुत्तक में, क्योंकि यह स्पंजी होता है। ध्यान में रखिए बेटा, स्पंजी होता है। मैं बहुत बार आपको बहुत सारे क्लासेस में बता चुका हूं कि देखिए मृदुत्तक यानी आपको याद रखना पेरेन्काइमा। क्या होगा? पेरेन्काइमा होता है और ये क्या होगा? स्पंजी होगा। और इसमें क्या होगा? तो ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान पाया जाए। किसमें? तो आपको मृदुत्तक में। जबकि स्क्लेरेन्काइमा ये दृढ़ होता है बेटा। क्या होगा? दृढ़ होगा। और मृत भी होगा, मृत भी होगा, दृढ़ भी होगा और मृत भी होगा। और कोलेनकाइमा, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। याद रखिएगा, कोलेनकाइमा ये लचीला होता है, लचीला होता है और इसमें मैंने क्या बताया? इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है बच्चे, ठीक है। याद रखिए, इससे क्वेश्चन रहेगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। क्या? अब देखिए, प्लांट टिश्यू मैंने बताया कि प्लांट टिश्यू मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन? तो एक होता है, याद रखिए, विभाज्योतक। जहां भी विभाजन होगा, कोशिका वृद्धि होगा, विभाज्योतक पाए जाएंगे बच्चे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाएंगे। दूसरा होता है आपको अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक। और ये अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल और दूसरा होता है जटिल। एक होता है सरल, दूसरा होता है जटिल। एकदम ध्यान में रखिएगा, एक होगा सरल, दूसरा होता है जटिल उत्तक। सरल में कौन कौन आएगा? तो तीन प्रकार की कोशिकाएं आती हैं। कौन कौन? तो बच्चे कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जबकि जटिल में क्या आएगा? दो केवल आएंगे आपको, जाइलम और फ्लोएम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पादप अस्थायी उत्तक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया सरल, सरल में तीन, ठीक है। कोलेनकाइमा लचीला, पेरेन्काइमा बहुत अस्थायी, ठीक है, अस्थायी जगह पाया जाएगा। और आपको स्क्लेरेन्काइमा काफी दृढ़ होगा और मृत होगा।
और मैंने क्या बताया कि जटिल में दो होंगे, जालम जल का प्रवाह करेगा, फ्लोएम आपको खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। बच्चे दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में काम करेगा। बच्चे ये देखिए, ये कोई वस्तु है, इस पर एक दिशा में ये F1 काम किया, दूसरे दिशा में F2 काम किया, समान परिमाण है F1 बराबर F2, लेकिन विपरीत दिशा में, लेकिन विपरीत दिशा में बच्चे, लेकिन विपरीत दिशा में। तो बच्चे क्या होगा, क्रिया और प्रतिक्रिया समान हो लेकिन विपरीत दिशा में हो तो क्या ये बल का कुल परिमाण कितना होगा? तो बल का कुल परिमाण F1 प्लस क्या होगा, F2 हो गया। दोनों एक इस दिशा में, एक दूसरे अपोजिट दिशा में, दोनों का मान क्या होगा, शून्य होगा। और ठीक है, आपको कार्य पर हम चर्चा कर रहे हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल डॉट विस्थापन। बच्चे इसको लिख सकते हैं Fs cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, Fs cos थीटा। अब जरा देखिए, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। बल जीरो तो कार्य जीरो, वर्क जीरो, ठीक है। विस्थापन जीरो तो कार्य जीरो, एकदम ध्यान में रखिएगा। थीटा का मान 90 डिग्री तो कार्य का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये बातें याद रखिए आप लोग। तो यहां क्या होगा, कार्य का मान शून्य हो जाएगा। तो कार्य के शून्य होने के लिए तीन कंसेप्ट है। पहला, बल का मान शून्य होगा, दूसरा विस्थापन का मान शून्य होगा, और बल और विस्थापन के बीच कितना का कोण बनेगा, तो बच्चे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपका बल शून्य हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देख लीजिए, कह रहा है डैश तत्व में दो कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम एक तरफ से बात कर लेंगे। सबसे पहले हीलियम देखिए बेटा, इसकी परमाणु संख्या 2 और 1s2, एक ही कक्षा है, पूर्णतः भरा हुआ है। फिर देखिए आर्गन, आर्गन ये देखिए परमाणु संख्या कितना, 18। तो बेटा देखिए 1s2, 2s2, 2p6 और ठीक है 3s2, 3p6 हो गया। बेटा देखिए ये तीन कक्षा हो गया। कितना कक्षा, तो पहला कक्षा ये, ठीक है, पहला कक्षा ये 1s, दूसरा कक्षा 2s, 2p6 और तीसरा कक्षा, तीन कक्षा है, पूर्णतः भरा हुआ है। क्रिप्टन में आते हैं, क्रिप्टन में आते हैं। यहां देखिए क्रिप्टन में क्या होगा, तो आपको 36 होती है इसकी परमाणु संख्या। क्या करेंगे, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और क्या होगा बेटा, ठीक है 3p6, उसके बाद 4s2 और अंत में 3d। अब देखिए 10 आना चाहिए, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 हो गया। तो 3d6 होगा, 3d6 होगा। तो 1s2, अब देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20, अब 20 6 क्या हुआ, 36 हो गया बेटा। 20 6 क्या हो गया, 36 हो गया। तो ये देखिए पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो 3s2, 3p6 और 3d6, ये देखिए 2 2 6, ये 8 होना चाहिए बेटा। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 20 8 38। क्रिप्टन है बच्चे, क्रिप्टन है बच्चे। क्रिप्टन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 36 होती है। तो पहला कक्षा पूर्णतः फुलफिल। यहाँ देखिए, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। क्रिप्टन देखिए, क्रिप्टन की परमाणु संख्या कितनी, तो 36, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और एरेडोन। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो 18 + 18 36 ही होगा। तो ये क्लियर है। अब देखिए 1s, 2s, 2p6, 1s, 2s, 2p, उसके बाद 3s, 3p और क्या हुआ 4s, और ये क्या आ जाएगा, 3d आ जाएगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। 1s में कितना, 2 2 4 हो गया, 6 10 2 12 6 18 18 18 2 20, अब 20 6, ठीक है 26 ही ना होगा, 20 और 10 30, ये यहाँ पर आ गया 30 आ गया, ठीक है। 20 10 30 और 30 के बाद क्या आ जाएगा बच्चे, 3d, 4s2 और 4p6 यहाँ पर आएगा। यहाँ मैंने छोड़ दिया, तो वहाँ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 ही हुआ ना, 20 10 30 हो गया। और फिर क्या होगा, तो बच्चे ये 4p6 हो जाएगा। तो अब देखिए, ठीक है, आपको फुलफिल है या नहीं है, तो हाँ बच्चे फुलफिल है। यहाँ देखिए पहला तो देख लीजिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तीसरी कक्षा में 3 और ये क्या हुआ डी। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन, और अंतिम कक्षा में कितना हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। यानी इसमें 4 कक्षाएं होंगी जो पूर्णतः क्या होगा, फुलफिल होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, 4 कक्षा। इसमें कितने कक्षा, तो 1 कक्षा। इसमें फिर बाद में बात करेंगे। नियोन लीजिए 1s2, इसका 10 होता है परमाणु संख्या, 1s2 2s2 और क्या होगा 2p6 हो गया बेटा। अब देखिए कितनी कक्षाएं, पहले इसमें बात कर लेते हैं। इसमें 1 कक्षा, ठीक, इसमें कितना कक्षा, तो बेटा 3 कक्षा हो गया। इसमें कितना कक्षा, तो 4 कक्षा हो गया। इसमें कितना कक्षा, तो 2 कक्षा हो गया। तो देखिए किसमें 2 कक्षा बोल रहा है, तत्व 2 कक्षों पूर्ण रूप से भरी हो।
क्या होगा, नियोन होगा। ऐसे भी आपको याद रखना है कि पहले आवर्त में का अंतिम तत्व हीलियम, दूसरे आवर्त का अंतिम तत्व कौन, तो बच्चे नियोन। तो जितना आवर्त होगा उतना ही कक्षा होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने वर्ड यूज किया कि जितना आवर्त उतना ही कक्षा। जितना आवर्त होता है, ठीक है, जितना आवर्त होता है उतना ही कक्षा होगा, उतना ही कक्षा होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, उतनी ही कक्षा होती है, उतनी ही कक्षा होती है। याद रखिएगा बेटा, उतनी ही कक्षा होती है। तो जितना आवर्त उतना ही कक्षा होता है, जितना आवर्त उतना ही कक्षा होता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नलिकाएं जिसमें जल संवहन होता है। तो किसमें नलिकाएं होंगी, वेसल्स, जिसमें जल संवहन की महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे कि किसमें होगा, तो आपको ध्यान में एकदम रखना है किसमें होगा, तो यह होगा आवृत बीजी। आवृत बीजी जिसमें जल संवहन, देखिए जल संवहन जनरली किसमें होता है, तो बच्चे जाइलम में होता है, जाइलम में होगा, जाइलम के द्वारा होगा। क्योंकि ठीक है, आपको कवक जो है ये परजीवी होता है, परजीवी या मृतोपजीवी होगा, मृतोपजीवी होगा। और मैंने कई बार आपको बताया है कि देखिए कवक का जो अध्ययन होता है, कवक का अध्ययन ये किसके अंतर्गत करते हैं, तो बच्चे कवक का अध्ययन जो है, ठीक है, आपको माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, माइकोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, माइकोलॉजी के अंदर कवक का अध्ययन करते हैं। थैलोफाइटा इसमें पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है बच्चे। ब्रायोफाइटा पूर्ण रूप से विकसित जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ब्रायोफाइटा ये क्या होता है, तो स्थल और थल, स्थल और जल दोनों में पाया जाता है। और ये पादप उभयचर है, पादप उभयचर है। ध्यान में रखिएगा, पादप उभयचर की श्रेणी में किसको रखा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को रखा जाता है। तो आंसर क्या होगा, आवृत बीजी। बच्चे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो एंजियोस्पर्म कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा, एंजियोस्पर्म का मतलब क्या हुआ कि बीज फल के अंदर होगा, बीज फल के अंदर होगा। ध्यान में रखिएगा, बीज कहां होगा, तो बीज फल के अंदर होता है, बीज फल के अंदर होता है। एकदम ध्यान में रखना, अंदर होता है। कहां होगा बीज, तो फल के अंदर होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डैश धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। तो बच्चे इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में हम उपयोग करते हैं टंगस्टन का। टंगस्टन का याद रखना बच्चे, सबसे पहले टंगस्टन का गलनांक, इसका गलनांक जो होता है ये बार बार आपसे पूछेगा, 3422 डिग्री सेल्सियस। एकदम याद रखिए, कितना डिग्री, 3422 डिग्री सेल्सियस होगा, पहली बात गलनांक। फिर देखिए, इसका याद रखना है कि टंगस्टन का प्रतिरोध भी उच्च होता है, प्रतिरोध भी इसका उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च होगा। और आपको विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन के बनाए जाते हैं। बच्चे विद्युत बल्ब में आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस, आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। विद्युत बल्ब में जलने पर, याद रखिए, विद्युत बल्ब के जलने पर, विद्युत बल्ब के जलने पर, बल्ब के जलने पर क्या होगा, तो जलने पर, एकदम ध्यान में रखिएगा, जलने पर, ठीक है, 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान उत्पन्न होता है। कितना डिग्री, 2500 डिग्री सेल्सियस। बच्चे चार बातें और मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। फेरस, कोबाल्ट और निकेल, ये क्या है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ। एकदम ध्यान में रखिएगा, चुंबकीय पदार्थ। बेटा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये देखिए, ठीक है, क्या होगा, तो बेटा ये याद रखना है आपको बार बार। फेरस, फेरस ये 8वें वर्ग का तत्व, ठीक है। कोबाल्ट 9वें वर्ग का तत्व, निकेल, ठीक है, 10वें वर्ग का तत्व होगा। फेरस 26, 27 और 28, 26, 27 और 28, ये इसका परमाणु संख्या होगा। एकदम याद रखिएगा। अब देखिए, ठीक है, चांदी जो है ये फर्स्ट बी वर्ग का तत्व है, फर्स्ट बी वर्ग का तत्व है। और इसे क्या कहते हैं, तो बच्चे इसे मुद्रा धातु कहते हैं। कौन सा धातु, तो मुद्रा धातु कहा जाता है। याद रखिए, इस वर्ग में कौन कौन आएगा, तो Ag, Au और Cu आएगा, Ag, Au और क्या आएगा, Cu आएगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, तो ग्रे क्रांति डैश से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। सबसे पहले देखिए, रेशम उत्पादन, ठीक है, सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन, सेरीकल्चर। एकदम याद रखिएगा, रेशम उत्पादन क्या होगा, तो सेरीकल्चर, सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर। बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेरीकल्चर हो गया। मछली उत्पादन, आपको पता है नीली क्रांति, नीली क्रांति, मछली उत्पादन, नीली क्रांति। अब देखिए, भूरी क्रांति या ग्रे क्रांति किससे संबंधित होगा, भूरी क्रांति या ग्रे क्रांति, बच्चे उर्वरक के उत्पादन से संबंधित होगा, उर्वरक के उत्पादन से संबंधित होगा। याद रखिएगा बच्चे, याद रखिए आप लोग, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे, ठीक है, अंगूर उत्पादन, अंगूर उत्पादन क्या होगा, विटीकल्चर, अंगूर उत्पादन, ठीक
ठीक है। अंगूर उत्पादन क्या होता है? विटीकल्चर होगा, विटीकल्चर होगा, विटीकल्चर होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और देखिए ठीक है, आपको गोल क्रांति, गोल क्रांति, गोल क्रांति क्या होगा? तो गोल क्रांति होगा आलू उत्पादन, आलू उत्पादन। बार बार क्वेश्चन पूछेगा आलू उत्पादन किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति से। फिर आते हैं बच्चे, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि आपको श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। आपको यह ध्यान में रखना है कि 1970 के दशक में भारत में श्वेत क्रांति लाई गई थी। किसके द्वारा? तो वर्गीस कुरियन के द्वारा। वर्गीस कुरियन, श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन ने इसको लाया था भारत में। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरित क्रांति जो है बार बार आपको चर्चा में आता है, हरित क्रांति। तो एमएस स्वामीनाथन। और विश्व की बात करेंगे तो ध्यान में रखिए नॉर्मन बोरलॉग ने, ठीक है, लाया था बच्चे 1966-67 में भारत में हरित क्रांति लाई गई थी। कब लाई गई थी? तो 1966-67 में भारत में हरित क्रांति लाई गई थी। तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार इस पर प्रश्न आपसे पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। तो बच्चे इथेन क्या है? तो इथेन जो है एल्केन है। इथेन क्या है? तो ये एल्केन है, एल्केन है। और एल्केन का क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप सी, सिंगल बॉन्ड सी होता है। और इसका याद रखिए, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, +2 होता है। बच्चे इथेन जो है C2H6 होगा। और अब देखिए हम इसका स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, जरा देखिए स्ट्रक्चर को। C, यहाँ देखिए हाइड्रोजन, 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 यहाँ देखिए हाइड्रोजन। तो क्या होगा? तो इसमें ठीक है आपको एक परमाणु, कार्बन के कितने परमाणु होंगे? तो कार्बन के कितने परमाणु होंगे इथेन में? ठीक है, प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। तो एकल बंध होगा बच्चे, एकल बंध होगा। तो एक होना चाहिए, प्रत्येक कार्बन परमाणु एक परमाणु से जुड़ा होगा। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक परमाणु से बंधे होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने से बंधे होते हैं? तो प्रत्येक कार्बन परमाणु एक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं बच्चे। ठीक है, यहां देखिए क्या कह रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन में। एक कार्बन परमाणु पर चर्चा कर लीजिए। कार्बन की कितनी वैलेंसी? 4 वैलेंसी होगा बेटा। कार्बन की कितनी वैलेंसी? 4 वैलेंसी। ये देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इथेन प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने से बंधे होते हैं? तो ये एक परमाणु से नहीं, ये 4 परमाणु से बंधे होंगे। क्योंकि ये देखिए ना जरा, एक यहां पर 2 3 और क्या हुआ 4, एक यहां पर 2 3 और क्या हुआ 4, यानी प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जुड़े होते हैं। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या होगा आंसर? 4 परमाणु होगा। कितना परमाणु? 4 परमाणु से आपस में जुड़े रहते हैं। तो ध्यान में रखना है इसको। परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित की जाती है। ध्यान दीजिए बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां जब भी परिवर्तित संयोजकता की बात करेगा तो सबसे पहले देखिए क्षारीय तत्वों, क्षारीय मृदा धातु या क्षार तत्व की बात कर रहे हैं। तो क्षारीय तत्व याद रखना, क्षार धातु अगर बोलेगा तो इसकी ये कितना? तो 2 +1 संयोजकता होगा। और क्षारीय मृदा धातु की बात करेगा, क्षारीय मृदा धातु की बात करेगा तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो +2 होगा। जनरली आपको ठीक है समूह के तत्व नहीं करता है बच्चे, ध्यान में रखिएगा। वैलेंसी कहते किसको है? पहले बार ये देखिए, वैलेंसी किसको कहेंगे? तो वैलेंसी जो है ये कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम है बच्चे, यानी परमाणु का संयोजन क्षमता होता है। परमाणु का अन्य तत्वों से संयोजन क्षमता को, अन्य तत्वों से ठीक है संयोजन क्षमता, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता आपको वैलेंसी कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। और वैलेंसी याद रखिएगा, ये वर्ड वैलेंसिया होता है, वैलेंसिया होता है, इससे निकल के आया है। और वैलेंसिया सबसे पहले किसने बताया था? तो लुईस और कोसेल ने बताया था। लुईस और कोसेल नामक वैज्ञानिक ने वैलेंसी के बारे में सबसे पहले बताया था बच्चे। याद रखिए, संक्रमण तत्व का जो वैलेंसी होता है ये आपको परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनीय संयोजकता होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? तो संक्रमण धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कौन? तो ध्यान में रखिए, हम लेते हैं जैसे कॉपर। ध्यान दीजिए जरा, कॉपर की 2 संयोजकता, अगर क्यूपरस होगा तो इसकी संयोजकता +1 हो गया। और अगर ठीक है आपको क्यूपरिक होगा तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो बच्चे +2 हो जाएगा। तो ये बातें याद रखिएगा, कुछ भी इसमें है नहीं। और संक्रमण धातु किसको बोलते हैं? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं। संक्रमण धातु में 2-3 क्वालिटी आपको ध्यान में रखना है। पहली बात, इसकी संयोजकता क्या होगा? वेरीज करेगा, वेरिएबल होगा। और दूसरी बात क्या कि संक्रमण धातु जो होते हैं
वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्वों को, वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्वों को संक्रमण धातु कहते हैं। संक्रमण धातु का उपयोग हम लोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। और संक्रमण धातु जो होता है, एकदम याद रखिए, इसका जो आयन होता है वो रंगीन होता है बच्चे, कलर, ठीक है, कलर्ड होगा। और इसका अंतिम दो का उपकक्षा जो होता है, अंतिम दो उपकक्षा, वह क्या होता है, आपको अयुग्मित होता है, भरा हुआ नहीं होता है। तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार आपसे यहां पर प्रश्न पूछेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। डैश प्रजनन के समान नहीं है, बहुत अच्छी बात है भाई। कौन प्रजनन के समान नहीं है? तो जब भी प्रजनन के समान नहीं है की बात करेगा, नहीं है की बात करेगा, तो पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं होता है। बच्चे, सबसे अधिक पुनर्जनन किस में होता है? सर्वाधिक, ठीक है, पुनर्जनन किस में होगा? सर्वाधिक पुनर्जनन होता है, पुनर्जनन होता है, पुनर्जनन प्लेनेरिया में। एकदम याद रखिए, पुनर्जनन प्लेनेरिया में होता है, प्लेनेरिया में होता है। बहुत अच्छी बात है। बहुविखंडन, ठीक है, आपको प्लाज्मोडियम में जो मैं बता रहा हूं एकदम नोट डाउन कर लीजिए। प्लाज्मोडियम में किसके द्वारा आपको ये करेगा, विभाजन करेगा? तो बहुविखंडन के द्वारा। मुकुलन, मुकुलन किसमें होगा? तो मुकुलन मतलब बर्डिंग होता है। ये देखिए हाइड्रा है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा, ठीक है, क्या होगा, ये बर्ड निकल गया, बर्ड निकल गया, ये टेंटिकल्स है बेटा, तो ये क्या होगा, बर्ड निकल गया, ये बर्ड अलग होकर के एक नया, ठीक, हाइड्रा का निर्माण करेगा। इसको बोलते हैं बर्डिंग। क्या बोलते हैं? बर्डिंग बोलते हैं, बर्डिंग बोलेंगे बच्चे, बर्डिंग। मुकुलन किसमें होगा? तो मुकुलन जो है हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में होता है, ध्यान में रखिएगा, हाइड्रा में मुकुलन होता है। विखंडन किसमें होगा? तो बाइनरी फिशन जो है अमीबा में होता है। अमीबा में क्या होगा? तो बाइनरी फिशन होता है। अमीबा में क्या होगा? तो बाइनरी फिशन होता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बाइनरी फिशन किस में? तो अमीबा में होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। यहां देखिए, डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। बहुत अच्छी बात है बच्चे। किसने बताया? तो ये बताया डार्विन ने। इनका थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी, विकासवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, विकासवाद का सिद्धांत दिया। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? तो बच्चे, ठीक है, सरल कार्बनिक पदार्थों से ही जटिल जीवों का निर्माण हुआ है। सरल कार्बनिक पदार्थों से ही, ठीक है, जटिल जीवों का निर्माण हुआ है। कार्बनिक पदार्थों के क्रमिक विकास से, ध्यान में रखिएगा, सरल कार्बनिक पदार्थों के क्रमिक विकास से, क्रमिक विकास से, ठीक है, क्रमिक विकास से, ठीक है, जीवों का निर्माण हुआ है। क्रमिक विकास से किसका? जीवों का निर्माण हुआ है। ध्यान में रखिएगा, जीवों का निर्माण हुआ है। एकदम याद रखिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, निर्माण हुआ है, तो याद रखिएगा इसको बेटा। तो ये ध्यान में रखिएगा। मेंडल ने क्या किया था? आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। आनुवांशिकता का ये सिद्धांत दिया था। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो ग्रिगर जॉन मेंडल ने दिया, सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? तो ग्रिगर जॉन मेंडल ने दिया था। लेमार्क ने क्या किया था बच्चे? इन्होंने यूज एंड अनयूज थ्योरी दिया था, यानी यूज अनयूज थ्योरी दिया था इन्होंने, ठीक है, आपको यूज और अनयूज थ्योरी दिया था। यानी इन्होंने बताया कि देखिए, बार बार जिराफ ने अपने, ठीक है, गर्दन का यूज किया तो उसका गर्दन लंबा हो गया। यानी, ठीक है, आपको जिस अंग का आप ज्यादा यूज करेंगे वो सरवाइव करेगा, और जिसका नहीं करेंगे धीरे धीरे वो क्या होगा? कमजोर हो जाएगा, सरवाइव नहीं होगा, यानी फिटेस्ट होता है बच्चे। लेकिन सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट 33 नंबर सेट में। और बच्चे, थोड़ा सा धैर्य रखें, मुझे पता है कि मेरे बच्चों को एग्जाम देना है और सफलता के निश्चित रूप से करीब पहुंचेंगे, बशर्ते जितनी बातें मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते चलिए। यकीन मानिए, आप सफल निश्चित रूप से होइएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।